फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो एंजाइम्स के नाम से है। एंजाइम्स की डिटेल, इसका इंट्रोडक्शन और इसका डेरिवेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप गौर से सुने। हमारा जो चैप्टर है वो आज तीसरा चैप्टर है एंजाइम्स। एंजाइम की डेफिनेशन को अगर देखें तो ये प्रोटीनस कंपाउंड है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कौन से केमिकल रिएक्शंस? वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हम इसको कहते हैं, जो लिविंग एनिमल की बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स जो प्रोटीनियस इन नेचर है। अच्छा, अब इसका फंक्शन जो है वो एक्सीलरेट करना है, स्पीड अप करना है। किसको स्पीड अप करना है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर एंजाइम्स की स्टडी कर रहे हैं तो एंजाइम्स की स्टडी को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं एंजाइमोलॉजी। तो ये भी आपने याद रखना है। इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो दो साइंटिस्ट थे फ्रेंच, एक का नाम परसोस था, दूसरे का नाम पायन था। परसोस एंड पायन बोथ स्टडीड इट इन 1877। परसोस और पायन ने सबसे पहले ये टर्म इस्तेमाल की थी, और ये कब टर्म इस्तेमाल की थी? 1877 में। और इन्हीं लोगों ने इसको नाम दिया था एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स का अगर आप माना देखें तो उस सब्सटेंस को कहते हैं जो डाइजेस्ट करने में मदद दे। किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में, ब्रेकडाउन में कोई चीज़ अगर हेल्प कर रही है तो उस सब्सटेंस को एंजाइम्स का नाम दिया जाता है। तो ये 1877 में सबसे पहले इसको नाम दिया गया था एंजाइम का। अब अगर कोई भी चीज़ सेल के अंदर अगर वो ब्रेकडाउन हो रही है या फिर सेल के बाहर, तो मतलब कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है या फिर सेल के बाहर, तो दोनों किस्म की जो डाइजेशन है उसमें ये हेल्प कर सकता है एंजाइम। तो कितनी दफ़ा ये ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन से 10 मिलियन दफ़ा जो है स्पीड अप कर सकता है, उसका जो है केमिकल रिएक्टिविटी है वो बढ़ा सकता है। अब 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो इसका मतलब है कि 10 लाख का मतलब है 1 करोड़ गुना। तो इतनी स्पीड ला सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब इसके अलावा इसका चौथा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो शेप ऑफ एंजाइम में एक या एक से ज़्यादा ऐसी साइट्स होती हैं, जगह होती हैं जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट्स का। अब एक और चीज़ भी अपने याद रखनी है एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स विदाउट यूटिलाइजेशन के जो है इस्तेमाल होता है। वो शुरू में हेल्प करता है, किसी भी सब्सटेंस के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद जो है ये इस सब्सटेंस में इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। अब बढ़ाने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट में ये उससे अलग हो जाता है, सेपरेट, मतलब कि विदाउट यूटिलाइजेशन के, ये इस्तेमाल हुए बगैर ही अपनी जो उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसको जो है डिस्ट्रॉय किए बगैर ही ये वैसे के वैसा रहता है। इसकी लोकेशन वो जगह जहाँ पर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, कोई भी सब्सटेंस है उसके साथ जब एंजाइम जाकर अटैच हो जाता है तो उस जगह पर जब अटैच हो जाता है तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वो बॉन्ड नॉन कोवेलेंट होता है। पहली बात आपने याद रखनी है, जिस जगह पर ये जाकर बॉन्ड बना रहा है, और उस एंजाइम की जगह को, लोकेशन को हम एंजाइम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। क्या इसका मतलब है कि कोई भी एंजाइम है किसी भी सब्सटेंस के साथ जाकर अटैच होना चाहता है, जब ये अटैच हो जाएगा, जिस जगह पर अटैच हो जाएगा वहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को हम नाम देंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर इस एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, उस जगह को नाम देते हैं, वो नाम क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, लेवल ऑफ एंजाइम्स
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो है ये ज़्यादातर जो है प्रोटीन्स की फॉर्म में मिलेंगे आपको, आर फाउंड ओनली एज प्रोटीन्स, प्रोटीन इन नेचर होंगे, ये मैं आपको शुरू के टाइप में बता चुका हूँ। या फिर ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इन नेचर हों, ये एसोसिएशन भी कर सकता है, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ एसोसिएट हो सकता है, उसके साथ कंबाइन होकर वर्किंग कर सकता है। जब ये किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ कंबाइन होकर फंक्शन करे तो उसको फिर हम नाम देते हैं, उस एंजाइम को कोएंजाइम का नाम देते हैं। क्या मतलब, अगर प्रोटीनियस एंजाइम है कोई भी, वो किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ मिलकर फंक्शन कर रहा है, एंजाइम की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, एंजाइम है दूसरी सब्सटेंस के साथ मिलकर, तो उस एंजाइम को हम नाम देंगे, हम कोएंजाइम का नाम देंगे। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब कोएंजाइम करता क्या है, ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, कैटालाइजिंग एक्टिविटी में। मतलब कि कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर, अगर कोई प्रोटीन एंजाइम है, वो प्रोटीन एंजाइम किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जब दूसरी सब्सटेंस के साथ जुड़ा हुआ है तो उस एंजाइम को हम नाम देंगे कोएंजाइम का। अब वो एंजाइम करेगा क्या, वो एक्टिविटी करवाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास इसकी एग्जांपल है हमारे पास एंजाइम की, एक है एपो एंजाइम, दूसरा है होलो एंजाइम। एपो एंजाइम कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट इट्स एंड कोएंजाइम, वो प्रोटीन कंपाउंड, वो प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीनियस एंजाइम जो अपने कोएंजाइम के बगैर हो, उसको हम एपो एंजाइम का नाम देते हैं। ये आपने याद रखना है हमेशा। इसके अलावा होलो एंजाइम, वो फंक्शनल एंजाइम जो मुकम्मल तौर पर क्या कर रहा है, कम्प्लेक्स, मतलब कि कोएंजाइम के साथ मिक्स्ड है, कोएंजाइम है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, और उसका जो है वो मुकम्मल जो फंक्शनिंग अदा कर रहा है, उसको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ एंजाइम्स में। कोएंजाइम को अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले इसको कोफैक्टर क्या है, एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द नॉन प्रोटीनियस पार्ट, वो एंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच्ड है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है वो नॉन प्रोटीन है इन नेचर, अब वो अगर उसके साथ अटैच्ड हो गया है तो उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। ठीक है, एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द नॉन प्रोटीन पार्ट, वो एंजाइम जो नॉन प्रोटीन मतलब कि बगैर प्रोटीन वाले सब्सटेंस के साथ अटैच्ड है तो उसको हम कोफैक्टर का नाम देंगे, पहली बात। अब ये करेगा क्या, ये ब्रिज का काम करेगा। मतलब कि एक हमारे पास एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, उन दोनों के दरमियान एक लिंक पैदा करेगा, लिंक। अब इस लिंक को हम ब्रिज के तौर पर कहते हैं। तो ये लिंक के तौर पर काम करेगा, ब्रिज के तौर पर, और ये अहम किरदार अदा करेगा किस में, कैटालिसिस में, ब्रेकडाउन में, केमिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। ये इसका दूसरा। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है, कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, अब कुछ तो नॉन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी होते हैं। अब वो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उनको कुछ कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स मैंने आपको क्या कहा कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ठीक है। तो वो एंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच्ड है, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन वगैरह, इस तरह के एटीसी। तो इस तरह के बहुत सारे जो है हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। तो वो फिर क्या करते हैं, मैग्नीशियम को, जिंक को, आयरन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि वो एंजाइम फिर फंक्शनल हो जाता है, जिसकी मदद से वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ये आज का जो सारा टॉपिक है वो एंजाइम्स के ऊपर था। उम्मीद है कि मेरा आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।